Okay, today we'll start with area. And if you have gone through definite integration lectures carefully, then there is nothing much to teach, right? बस थोड़ा बहुत दो चार पॉइंट आएगा कि हम एरिया को लिखते कैसे हैं. बाकी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाया जा चुका है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो इंटीग्रेशन मतलब ये अपने दिमाग में रखा और दो चार बार बोल लिया कि इंटीग्रेशन इज नॉट एरिया अंडर द कर्व. इंटीग्रेशन गिव्स यू algebraic area under the curve. जी ठीक है. एरिया एंड algebraic area आर डिफरेंट थिंग. इंटीग्रेशन की हेल्प से आई कैन फाइंड एरिया, बट इंटीग्रेशन इन जनरल डायरेक्टली डज नॉट गिव यू द एरिया. ठीक है. सो फर्स्ट फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन, ऐसे बिटवीन लिखता हूँ. ठीक है. ग्राफ ऑफ द फंक्शन y is equals to fx and x axis between the ordinate x is equals to a and x is equals to b is given as. मतलब एक फंक्शन दे रखा है से y is equals to fx और x एक्सिस. इस कर्व एंड x एक्सिस के बीच में जो a से b के बीच में एरिया है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, दैट कैन बी गिवन एज a टू b मॉड y dx. ये ठीक है. मॉड क्यों लगाया है? क्योंकि कर्व मान लिया ऐसे भी हो सकते हैं. अगर a से b तक ये पूछा गया है, तो अगर मैंने a से b तक इंटीग्रेट कर दिया तब तो इस एरिया में से ये एरिया घट जाएगा, तो इसे डायरेक्टली इंटीग्रेशन करने नहीं कर सकते. मेरे को तो ये एरिया और ये एरिया, अगर सुनना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो ये दोनों एरिया ऐड होना चाहिए. तो ऐड होने के लिए हमने मॉड लगा लिया. उससे क्या होगा कि ये वाला पार्ट भी ऊपर चला जाएगा. मॉड वाई के ग्राफ की बात करें, और जितना एरिया ये उतना ही ये. ठीक है. तो मॉड वाई का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे करके बनेगा ग्राफ. तो अब ए से लेके बी तक ये एरिया पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है. मॉड वाई मतलब अगर वाई बराबर एफ एक्स है तो वाई की जगह एफ एक्स लिख दिया, तो मॉड एफ एक्स डी एक्स. ठीक है. ये तो कब हो गया? अगर हम एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में एरिया निकालें तो. ठीक है. फिर आगे करो. इफ द ग्राफ लाइज अबव एक्स एक्सिस देन द एरिया इज दिस. ठीक है. अगर अबव एक्स एक्सिस वाई पॉजिटिव है तो यहाँ से मॉड हटाती है. ठीक है. सिमिलरली एरिया बाउंडेड बाई वाई एक्सिस एंड द कर्व. सिमिलरली यहाँ पे हो गया कि अगर वाई एक्सिस एंड वाई इज इक्वल्स टू ए एंड वाई इज इक्वल्स टू बी, इसमें और कर्व के बीच में एरिया चाहिए, मतलब आई रिक्वायर दिस एरिया. तो एक्स और वाई का रोल जो है वो रिवर्स हो जाएगा. एक्स एक्सिस पे अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डी एक्स आएगा. अगर वाई एक्सिस की तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डी वाई आएगा. ये ठीक है. अब डी वाई लिखने के लिए से यहाँ पे जो फंक्शन है, ये ठीक है, जो मॉड एक्स है वो वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया हमारा कर्व वाई बराबर ई रेज़ टू पावर एक्स है और इसका एरिया निकालना है मान लिया कुछ भी वाई एक्सिस पे, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मेरे को यहाँ पे x रखना है इन टर्म्स ऑफ y. तो यहाँ से x निकालने के लिए दोनों तरफ log ले लिया, तो आई विल गेट ln y बराबर x. तो एरिया लिखने के लिए इस मॉड x की जगह ln y यूज़ करेंगे. तो ये y का फंक्शन dy हो गया, विच विल गिव यू रिक्वायर्ड एरिया. RA आई विल यूज़ फॉर रिक्वायर्ड एरिया थ्रू आउट दिस चैप्टर. ठीक है. फॉर इंटीग्रेशन ऑन एक्स एक्सिस. अच्छा ये लिखा ही है, देखा ही नहीं मैंने. Substitute y in terms of x from the equation of the curve, and similarly for the integration of y axis, मतलब ये evaluate करने के लिए x को रख दिया y के टर्म्स में. ठीक है. अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय बिटवीन x एक्सिस एंड दिस. ये ठीक है. अगर हम केवल ऐसे बोल के छोड़ देंगे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड दिस, और ये नहीं बताया हमने जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, अगर ये नहीं बताया उसका मतलब क्या है कि कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कम से कम 2 बार कट कर रहा होगा. तो जो बाउंडेड एरिया है वो तो यही बाउंड होगा. तो यहाँ पे जैसे क्यूबिक है उसके 3 रूट्स हैं, -2, 0 एंड 2. तो एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में बाउंडेड एरिया कौन सा है? ये वाला प्लस ये वाला. ठीक है. तो ये वाला जो ग्राफ है वो अबव एक्स एक्सिस है, इसलिए -2 से 2 तक, मतलब इन जनरल तो वैसे लिखेंगे a से लेके b तक मॉड y dx. ठीक है. अब इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 से लेके 2 तक सिंपली y dx, सॉरी -2 से लेके 0 तक. और 0 से लेके 2 तक ग्राफ नीचे है
तो अगर मॉड हटाया तो माइनस वाई करके खुलेगा, उस माइनस को बाहर लिख दिया, तो 0 से लेके 2 तक वाई डी एक्स, ऐसे भी इवेल्युएट कर सकते हैं। अब y की जगह पे वो लिख लिया, दिस इज नथिंग बट -2 to 0 एक्स क्यूब माइनस 4x dx माइनस 0 से लेके 2 तक एक्स क्यूब माइनस 4x dx। ठीक है ना, यू विल फाइंड कि ये जो इंटीग्रल आएगा ये वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल एल्जेब्रिक एरिया देगा और ये बिलो एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव ऑफ दिस नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, हैंस इफेक्टिवली ऐड ही होगा ये। ठीक है, ये जो सोल्यूशन लिखा है इसमें इसने क्या किया है कि हमने क्या किया, x-2 और x+2 को मिला दिया, तो ये आ जाएगा x² माइनस 4 टाइम्स x। ये ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि फंक्शन ऑड फंक्शन है। अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ओरिजिन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा, तो ये एरिया एंड ये एरिया बराबर होगा। तो कोई सा भी एरिया निकाल के डबल कर दिया, तो वो यहाँ पे डबल कर दिया। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एरिया बाउंड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स x जो आएगा उसका ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड ये कर्व, इन तीनों के बीच में एरिया चाहिए। तो इन तीनों के बीच में बाउंडेड एरिया तो यही है। ठीक है, अब ये चाहिए। अब इसको ये 1 होता है, ये ठीक है, ये π/2 होता है। ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैं x एक्सिस पे भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ एंड y एक्सिस पे भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर x एक्सिस पे इंटीग्रेट किया तो ये कर्व 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक y dx, y की जगह cos इनवर्स x लिख लिया, इसको इंटीग्रेट कर लिया बाई पार्ट से। ठीक है, 1 इंटू ऐसे लेके। अगर मेरे को y एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है, मान लिया इधर, इधर से भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मॉड y क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि पॉजिटिव है। वैसे तो इन जनरल मॉड y dx होगा। अगर मेरे को y एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है तो 0 से लेके π/2 तक, और क्या लिखेंगे, मॉड x dy। ठीक है, वापस 0 से लेके π/2 तक ये वाला ग्राफ पिक्चर में आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव है उसके लिए x, क्योंकि राइट हैंड साइड पे, तो ये सिंपली x dy हो गया। अब ये इसके लिए मेरे को x चाहिए होगा y के टर्म्स में, तो यहाँ से दोनों तरफ cos लिया तो x विल बिकम cos y। सो दिस कैन बी रिटन एज 0 से π/2 तक cos y dy। ठीक है, गिवन ए चॉइस, मतलब हम तो एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं थियोरेटिकली और ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों एरिया बराबर ही आएगा ऑफ कोर्स। बट प्रेफरेबल क्या है, प्रेफरेबल ये, क्योंकि ये तुरंत इंटीग्रेट हो जाएगा। इसमें बाई पार्ट वगैरह लगाना पड़ेगा, इसमें इंटीग्रेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप्स आएगा। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू दिस। ये पैराबोला है, इसके रूट 2 and 3 हो गया, तो वो ये 2 and 3 आ गया। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन खींचा, वो ये आ गया y एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू 5 लाइन खींचा, वो ये आ गया। ठीक है, अब ये इन दोनों लाइनों के बीच में रहना है बस हमें, इसके बाहर हमें देखना ही नहीं क्या हो रहा है। इसमें कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया कौन सा होगा, ये जो शेडेड एरिया है, 3 एरिया। ठीक है, तो 0 से लेकर 5 तक मॉड y dx आ गया, उसको ब्रेक कर लिया हमने। 2 से लेकर 3 तक बिलो एक्स एक्सिस है, तो माइनस वाई की तरह खुलेगा, यहाँ पे ये माइनस आ गया, बाकी सब जगह y की तरह खुलेगा। अब इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अच्छा, हम इसमें ऐसे देख सकते हैं कि इस लाइन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा, तो इस रूट से 2 डिस्टेंस आगे ये, और इससे भी 2 डिस्टेंस पीछे ये, उसका मतलब क्या है कि ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया बराबर आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि फर्स्ट इंटीग्रल एंड थर्ड इंटीग्रल इवेल्युएट करने के बाद बराबर आएगा। अगर हमें ये ऑब्जर्व कर लिया थोड़ा टाइम बच जाएगा, थर्ड हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फर्स्ट और सेकंड से ही इंटीग्रेशन से काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, ठीक है, बस केवल ऐसे होना चाहिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस एंड द कर्व दिस। ठीक है,
तो ये वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स, वाई स्क्वायर बराबर 4x इस तरफ से पैराबोला होता राइट हैंड साइड की तरफ, ये 4 माइनस एक्स है तो उल्टी तरफ ओपन होगा, एन वर्टेक्स ये 4 पे आ जाएगा। तो वापस अगर हमें लिमिट ना बताया जाए कि किस किस के बीच में एरिया चाहिए, केवल हमने ऐसे बोल दिया वाई एक्सेस एंड दिस, तो जैसे हमने बोला था कि उसका मतलब है कम से कम 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मतलब आई एम सपोज टू कैलकुलेट दिस एरिया। इस एरिया को हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कहीं पे भी कर सकते हैं। एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया निकाल के डबल कर लिया, ठीक है, ये एरिया, और इस एरिया को भी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कहीं पे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया लिखा है उसमें इसने वाई एक्सेस पे इंटीग्रेट किया है, ये -2 है, ये 2 है, ठीक है। तो -2 से लेके 2 तक मॉड एक्स डी वाई, तो -2 से 2 तक मतलब अगर मैं इन दोनों लाइनों की बात करूँ तो जो ग्राफ है वो इन दोनों लाइनों के बीच में राइट हैंड साइड पे ही है। राइट हैंड साइड पे है तो एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव तो मॉड हटा दिया तो केवल एक्स डी वाई, तो यहाँ से एक्स निकाल के रख दिया तो ये आ गया, ठीक है। अगर मेरे को वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करना हो, सॉरी वाई एक्सिस पे तो ये आ गया, इसको आगे इंटीग्रेट कर लेना, वो तो सिंपल इंटीग्रेशन है, दैट आई एम नॉट राइटिंग, यू आर सपोज टू कैलकुलेट। या फिर अगर एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है तो जैसे हमने बोला ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल लिया, ये ठीक है, ये एरिया निकाल के डबल कर दिया। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम y एज ए फंक्शन ऑफ x बोलें तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि एक x की वैल्यू के लिए 2y का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर हमने यहाँ से जैसे x एक्सिस में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे y dx, उसका मतलब क्या है, आई रिक्वायर y इन टर्म्स ऑफ x। तो जो इक्वेशन है ये, इससे मैंने y निकाला तो आ जाएगा y बराबर +-√4 माइनस एक्स। तो प्लस माइनस से 2 डेफिनेशन आया, रूट हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ये ठीक है, ये पता ही होगा। तो √4 को हम 2 लिखते हैं, +-2 नहीं लिखते, तो उसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो नेगेटिव नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है कि ये इतने पार्ट ऑफ पैराबोला का इक्वेशन है, प्लस वाला, और जो नीचे वाला है वो माइनस वाले का इक्वेशन है, ठीक है। तो अब मेरा एम क्या था, मेरा एम यह था कि ये शेडेड एरिया निकाल के डबल करना है, तो इसमें पिक्चर में कौन आएगा, प्लस वाला, तो ये प्लस वाला आ गया। तो ट्वाइस ऑफ 0 से लेके 4 तक √4 माइनस एक्स डी एक्स, ये कैलकुलेट कर लिया, ये ठीक है। इसी टाइप की चीज़ ये इस क्वेश्चन में भी है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर जैसे सर्किल लिया आएगा, सर्किल इज अगेन नॉट ए फंक्शन, यहाँ से अगर मैंने y निकाला तो वो आ जाएगा 8 ±√16 माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी क्या है, प्लस माइनस के करस्पॉन्डिंग 2 डेफिनेशन आ रहा है, एक तो आ रहा है y बराबर 8 +√16 माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर, दूसरा आ रहा है 8 -√16 माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो इसमें अगर मैंने ये लाइन खींचा जो सेंटर से पास करे, सेंटर इज ऑफ कोर्स 10, 8, तो ये वर्टिकल लाइन x बराबर 10 होगा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन y बराबर 8 होगा। नाउ यू कैन सी कि ये जो डेफिनेशन है इसमें रूट जो है वो हमेशा हमने क्या बोला, नॉन नेगेटिव होता है, तो 8 प्लस करके आया तो हमेशा ये 8 से ज़्यादा ही आएगा, तो 8 से ज़्यादा मतलब इससे ऊपर ही ऊपर आना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन है वो बेसिकली इतने पार्ट ऑफ सर्किल का के लिए वैलिड है, ये वाली डेफिनेशन, ठीक है। और ये वाली जो डेफिनेशन है वो इस लोअर पार्ट ऑफ सर्किल के लिए वैलिड है, क्योंकि 8 माइनस लिखा है तो माइनस करके ही आएगा, ये ठीक है। ऐसे अगर y निकालने की बजाय मैंने x निकाला, ठीक है, तो x विल बी 10 ±√16 माइनस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो 10 प्लस माइनस का मतलब क्या है कि जो इतना पोर्शन है, इतना, इसके लिए x 10 से ज़्यादा है क्योंकि इस लाइन पे x 10 है, तो इसके लिए जो डेफिनेशन आएगा 10 के आगे, वो डेफिनेशन विल बी 10 प्लस रूट ओवर इतना, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये बच गया उसके लिए 10 माइनस वाला डेफिनेशन है, ठीक है। ये तो इन जनरल ऐसे बताया गया, ये शायद मैंने फंक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा होगा।
तो यहाँ पे अब उसने क्या बोला, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व बिटवीन एक्स बराबर 7 एंड एक्स बराबर 9। ठीक है, तो हमने सर्किल खींचा ये ऐसे, ये ठीक है, ये कितना हो गया लाइन एक्स बराबर 10, और उसने क्या बोला है एक्स बराबर 7 एंड 9। ये ठीक है, रेडियस कितना है इसका सर्किल का, सर्किल का रेडियस यहाँ से 4, तो अगर ये 10 यहाँ पे है तो उसके 4 इधर, ये 6 हो गया, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, तो जो एक्स बराबर 7 है वो इसके राइट पे आएगा और 9 जो है वो और राइट पे आएगा। ये हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, तो ये एक्स एक्सिस है, कर्व ये आ गया, तो इसके और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया इतने वाला हो गया। नाउ इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि मेरे को जो ये एरिया निकालना है उसमें, मतलब अगर यहाँ से मैं एक लाइन खींचूँ तो वो तो कर्व को 2 बार कट करेगा, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, तो इस ब्रांच के लिए अलग डेफिनेशन आएगा, इस ब्रांच के लिए अलग डेफिनेशन आएगा। तो मेरे को ये नीचे वाला ब्रांच चाहिए, ऊपर वाला ब्रांच नहीं चाहिए। ठीक है, और वो जैसे हमने डिस्कस किया, ऊपर वाला जो ब्रांच है वो 8 प्लस करके आएगा, नीचे वाला ब्रांच 8 माइनस करके आएगा। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन है वो 8 माइनस वाले से किया गया है, क्योंकि ये नीचे वाला ब्रांच ये पिक्चर में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 8 प्लस ले लूँ तो फिर क्या होगा, बेसिकली ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, पूरा इतना कैलकुलेट हो जाएगा, जो सही नहीं है, क्योंकि उसने कर्व और एक्स एक्स के बीच में, बिटवीन दीज टू लिमिट्स, तो मेरे को तो केवल इतना एरिया चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो वो ये आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एरिया बिटवीन टू कर्व्स y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स बिटवीन द लिमिट x इज इक्वल टू एन एक्स इज इक्वल टू बी कैन बी गिवन एज। तो ये वही है, उसने बोला कि दो कर्व दे दिया एफ एक्स एंड जी एक्स, उसने बोला कि इनके बीच में बाउंडेड एरिया बताओ बिटवीन x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। तो तुम क्या करो, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी लाइन खींचा, और फिर हमने देख लिया कि उसमें जो एरिया आएगा वो इतना आएगा। अगर ये x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी ना बोला जाए तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि कर्व कम से कम 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा होगा ऐसे करके, तो फिर हमें ये वाला एरिया चाहिए। ये ठीक है, अगर ये लिमिट ना बोला जाए। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें ऐसे कर सकते हैं, ए से लेके बी तक y1 माइनस y2। y1 y2 किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं है, y1 मतलब पहले कर्व के लिए y, मतलब fx, y2 माइनस दूसरे कर्व के लिए y, तो y1 में से y2 घटा के उसका मॉड ले लिया। यहाँ तक ठीक है। तो अब मॉड को ओपन करेंगे तो क्या होगा, जो भी, जिसका भी y बड़ा होगा वो पहले आ जाएगा, तो जिसका y बड़ा होगा, बड़ा किसका होगा, जो ऊपर होगा, तो उस बात को हमने ऐसे लिख दिया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो ये याद रखने का एक तरीका है कि जब भी हमें दो कर्व्स के बीच में एरिया चाहिए तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लिख देंगे, मॉड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर मान लिया एक कर्व ये है और दूसरा कर्व ये है, ठीक है, और मेरे को मान लिया इससे इसके बीच में एरिया चाहिए, मतलब ये एरिया चाहिए, तो कुछ नहीं, इस पॉइंट के अराउंड ब्रेक कर दिया लिमिट, क्योंकि ए से लेके सी तक अपर कर्व कुछ और होगा, सी से लेके बी तक अपर कर्व दूसरा होगा, तो सी पे फिर इंटीग्रेशन का लिमिट ब्रेक हो जाएगा। ये ठीक है, अब जैसा एक्स एक्सिस पे हुआ एग्जैक्टली वैसे वाई एक्सिस पे हो जाएगा। बस वाई एक्सिस पे क्या है कि हम लिखेंगे राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। ठीक है, डी वाई वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करें बिटवीन ए एंड बी, ये तुम पढ़ लेना, एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई। तो जो साइन एक्स ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ बना लिया, ये साइन एक्स ग्राफ है। ठीक है, ऐसे करके बनता है साइन का ग्राफ, ये 2 पाई हो गया। फिर ऐसे ही कॉस का बना लिया, तो ये जो दूसरा बच गया ये कॉस का है। ठीक है, ये ऐसे नीचे तक जाएगा, फिर ऐसे करके जाएगा, दिस इज 3 पाई बाई 2। अब उसने क्या बोला, इन दोनों कर्व्स के बीच में एरिया चाहिए बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई। x इज इक्वल टू 0 मतलब ये y एक्सिस, x इज इक्वल टू पाई ये, तो हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच लिया। अब केवल इन दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच में ही देखा, इधर उधर कहीं नहीं देखा। इन दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच में एरिया कौन सा हो गया, शेडेड एरिया ये ठीक है। ये वाला पॉइंट शेडेड एरिया कौन सा होगा, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट एरिया में आएगा या नहीं आएगा, वो कैसे देख सकते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर और नीचे
एक कर्व होना चाहिए, मतलब ऊपर अगर पहला कर्व है तो नीचे दूसरा कर्व होना चाहिए। तो ये जो मैंने डॉट यहाँ पे बनाया, ये एरिया के अंदर क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें नीचे कोई भी कर्व नहीं है। ये ठीक है, अब एक्स एक्सिस की बात ही नहीं करेंगे, मतलब एक्स एक्सिस से कोई मतलब नहीं, अब तो कर्व्स के बीच का एरिया चाहिए। तो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए दोनों कर्व ऊपर ही हो गया, तो इसलिए एरिया में नहीं है। ये ठीक है, ये पॉइंट एरिया में क्यों है? क्योंकि इसके नीचे एक कर्व है और ऊपर दूसरा कर्व है, इसलिए ये शेडेड एरिया आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता है पाई/4 होता है, तो 0 से पाई/4 तक तो ये कॉस का ग्राफ ऊपर है और फिर थ्रू आउट साइन का ग्राफ ऊपर है। तो जो इंटीग्रेशन है वो हमने पाई/4 पर ब्रेक कर दिया। तो 0 से पाई/4 तक कॉस पहले लिख लिया, पाई/4 से पाई तक साइन पहले लिख लिया। मतलब ये वही लिखा है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, बाकी कैलकुलेट करने में सिंपल इंटीग्रेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू 4x। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ओरिजिन से पास करने वाला, वो हमने ऐसे बना दिया। एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये ठीक है, ये पैराबोला हो गया, पैराबोला अपवर्ड। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे बनता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 में क्या किया, इसको 4 यूनिट नीचे खींच लिया, तो ये आ गया। अच्छा, इसमें कोई लिमिट नहीं बताया गया कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। अगर लिमिट नहीं बताया गया तो उसका मतलब क्या है, जैसा हमने पहले बोला था कि कम से कम दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा होगा का। तो यहाँ पे ये जो दो कर्व हैं वो एक इस जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। उसका मतलब क्या है कि मेरे को ये एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे देखा, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, मान लिया ये अल्फा है, ये ठीक है। राइट मोस्ट ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मान लिया क्या है, ये बीटा। अपर कर्व हमेशा लाइन है, लोअर कर्व हमेशा पैराबोला है। ठीक है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर लिया। उसके लिए मेरे को अल्फा बीटा चाहिए। अल्फा बीटा क्या है, इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो ये सॉल्व कर लिया। तो जो छोटे वाला रूट है, लेफ्ट में अल्फा छोटा है, तो जो माइनस वाला है उसको अल्फा बोल दिया, प्लस वाले को बीटा बोल दिया। तो सिंपली अल्फा से लेके बीटा तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व है, ये ठीक है। तो अपर कर्व कितना है, स्ट्रेट लाइन, लोअर कर्व क्या है, पैराबोला। कर लिया इंटीग्रेट। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी को अगर मान लिया हमने वाई एक्सेस पे इंटीग्रेट किया, वैसे इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि वाई एक्सेस पे इंटीग्रेट करें, ये ठीक है। एडवाइजेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे तुम इसको ऐसे देखो कि एक कर्व मान लिया ये बनाया, अगर इसमें मैंने वर्टिकल लाइन खींचा तो ये दो जगह कट करेगा। तो दो जगह कट करेगा, उस बात का मतलब क्या है कि अगर मैंने y का डेफिनेशन निकाला तो दो डेफिनेशन निकलेगा, बिकॉज दो y आ रहा है। इसमें अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा तो वो हमेशा एक ही बार कट करेगा। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर मैंने x निकाला, ठीक है, तो उसका एक ही डेफिनेशन आएगा। अब ये जो पैराबोला है, इस टाइप का पैराबोला, ये उल्टा है, इसमें कोई भी वर्टिकल लाइन खींचो एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। तो पूरे कर्व के लिए अगर मेरे को y लिखना होगा तो उसका एक यूनिक डेफिनेशन आएगा, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब अगर मान लिया मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ तो वो इसको दो बार कट करेगा। उसका मतलब दो एक्स का वैल्यू आ रहा है एक वाई पे, तो जब हम एक्स निकालेंगे वाई के टर्म्स में तो वहाँ दो डेफिनेशन आएगा। वो दो डेफिनेशन ये ऑफ कोर्स दिख रहा है, ये एक्स कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये कभी पॉजिटिव नहीं होगा। तो जो राइट वाला पोर्शन है ये ठीक है, इसका डेफिनेशन हो जाएगा वाई इज इक्वल सॉरी एक्स इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 4, और लेफ्ट वाले का डेफिनेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट वाई प्लस 4। ठीक है, तो समझाने के लिए तो मैं मेथड 2 समझा रहा हूँ, बट अगर क्वेश्चन आएगा तो कन्वीनियंट यही है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब मान लिया जैसे ये एरिया है, ठीक है, इसमें क्या है, अगर मेरे को वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है, पहले तो हमने एरिया आइडेंटिफाई किया कि तो कौन सा एरिया है, वो मान लिया ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, ये एरिया मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब उसमें हम देखते हैं कि राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व कौन सा है। तो अगर राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व देखोगे, ठीक है, तो उससे पहले मतलब हम देखते कैसे, ये दो कर्व आ गया। अब तुम इसमें देखो, अगर मेरे को वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है कि लोअर मोस्ट पॉइंट कौन सा है एरिया का, तो वो लोअर मोस्ट पॉइंट ये आ गया। तो यहाँ पे मैंने ऐसे एक लाइन खींच लिया,
फिर मैंने देखा अपर मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो ये आ गया। तो यहाँ पे भी एक ऐसे लाइन खींच लिया। इन दोनों के बीच में मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना है। इन दोनों के बीच में अब देखो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व कौन सा है। तो इन दोनों लाइनों के बीच में अगर मैं राइट बाउंड्री बोलूँ तो वो तो हमेशा ही है, ये ठीक है, ये तो राइट बाउंड्री है। लेफ्ट बाउंड्री बोलें तो ये भी लेफ्ट बाउंड्री है और ये भी लेफ्ट बाउंड्री है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि इस पॉइंट पे लेफ्ट बाउंड्री चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैंने इस लाइन से फिर इस पॉइंट से फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, ठीक है। तो अब मैं इंटीग्रेट कैसे करूँगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये, दिस इज -4, ये ठीक है। और ये पॉइंट मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हमने इस डायग्राम में क्या बोला है, डेल्टा। ये मान लिया डेल्टा है, वो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। ऐसे ये वाला पॉइंट मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मान लिया गामा है। तो अब तुम इसको ऐसे देखो, -4 से लेके गामा तक राइट कर्व कौन सा है, ये पैराबोला का ब्रांच। लेफ्ट कर्व कौन सा है, ये वाला ब्रांच जिसका इक्वेशन माइनस वाला है। और फिर गामा से लेके डेल्टा तक राइट कर्व कौन सा है, वापस वही पैराबोला। और लेफ्ट कर्व स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मेरे को इंटीग्रेट करना होगा तो मैं ऐसे करूँगा, -4 से लेके गामा तक, ये ठीक है। वाई एक्सेस पे इंटीग्रेट करें तो dy आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x1 माइनस x2। और x1 में क्या लिखेंगे, राइट माइनस लेफ्ट लिखते हैं, तो राइट कर्व का x, तो राइट कर्व का x, ये मतलब dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए y का ही फंक्शन चाहिए, तो दैट इज √y+4 माइनस लेफ्ट कर्व का x, वो ये, तो ये माइनस ऑफ √y+4 हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये एरिया ये कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, वो तो ऐसे भी दिख रहा है कि पैराबोला जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर मैं केवल इतने पोर्शन का एरिया निकालूं तो उसको हम डबल भी कर सकते थे, तो यहाँ से दिख रहा है वो ट्वाइस ऑफ आ जाएगा, ठीक है। ये तो इतना एरिया हो गया, प्लस फिर गामा से लेके डेल्टा तक है, इतने पोर्शन के लिए गामा से लेके डेल्टा तक राइट कर्व, तो अभी भी यही है √y+4 माइनस लेफ्ट कर्व, इतने पोर्शन में क्या हो गया, लाइन। तो लाइन का x निकाल के लाए y के टर्म्स में, तो लाइन क्या था, y बराबर 4x, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, y/4, तो वो निकाल के ले आए y/4 dy। अब ये एवेल्यूएट कर लो, ये आंसर आ जाएगा, ये ठीक है। ये तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने ऐसे लिख दिया, वरना गिवन ए चॉइस ऑफ कोर्स आई विल प्रेफर दिस इज बेटर। इसमें फालतू देखना, एरिया देखना इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। ओके, ये हो गया वही जो भी हमने लिखा था। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन 4 नहीं, दिस इज पॉइंट 4। एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स विल बी द एरिया, सॉरी मोर देन टू कर्व्स विल बी द एरिया फॉर विच ऑल द कर्व्स विल फॉर्म इट्स बाउंड्री। मतलब क्या है कि मैंने बोला कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y बराबर f1, y बराबर f2, ऐसे 3-4 कर्व के नाम ले दिए, ठीक है। तो तुम क्या करो, उन सबको ऐसे ड्रॉ करो। फिर वो एरिया आइडेंटिफाई किया, ये ठीक है, मान लिया ऐसे ड्रॉ किया हमने, ठीक है, 4 कर्व हैं। फिर वो एरिया आइडेंटिफाई किया जिसकी बाउंड्री पे चारों कर्व आ रहा हो, ठीक है। तो अगर मान लिया ये f1 है, ये f2 है, ये f3 और ये f4 है, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये वाला, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी बाउंड्री पे 3 ही कर्व आ रहा है, ये फोर्थ कर्व आ ही नहीं रहा इसकी बाउंड्री पे। सिमिलरली ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्वेश्चन जेई में आएगा नहीं, बट मान लिया कि 5वां कर्व क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो कि f5, आईआईटी में पूछेंगे नहीं बट फिर भी अगर मान लिया ऐसे दे रखा हो कि y f1 f2 f3 f4 एंड f5 से बाउंडेड एरिया निकालो, तो प्रॉपरली कोई बाउंडेड एरिया ही नहीं है, तो भी हम इसी एरिया को बताएंगे और हम क्या बोलेंगे कि 5th पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल एक पॉइंट का है, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गया, ये तो पहला चीज़ हो। दूसरा, अब निकालेंगे कैसे, मान लिया हमें कोई भी ऐसे 4 कर्व दे दिया, ठीक है, f1
F2, F3, F4, मैंने ये 4 कर्व दे दिया। उसने बोला कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दीज 4 कर्व्स। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एरिया आइडेंटिफाई किया। तो मान लिया ये वाला एरिया आइडेंटिफाई हो गया, ये ठीक है। फिर हमने एरिया को देख के डिसाइड किया कि एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है या वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो मान लिया ये डिसाइड हुआ कि एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बाउंडेड एरिया है उसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो मान लिया ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट अल्फा है। फिर हमने देखा कि राइट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये बीटा है। उसका मतलब क्या है कि अब मेरे को केवल अल्फा और बीटा के बीच में कॉन्सेंट्रेट करना है, इधर उधर नहीं जाना। फिर हमने क्या किया, अल्फा से बीटा तक गए कर्व के ऊपर चल के अपर बाउंड्री पे। तो जब हम इस बाउंड्री पे ऐसे चल के गए तो इस जगह पे डेफिनेशन चेंज हुआ, F1 से F2 की तरफ गए। तो उससे मेरे को पता लगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। फिर ये हमेशा ही F2 रहा। फिर ऐसे एक बार लोअर बाउंड्री पे चल के गए लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से राइट मोस्ट पॉइंट तक। तो इस पे चलते चलते यहाँ पे पहुँचे, कर्व चेंज हो गया, उसका लगा ये भी ब्रेक होगा, डेल्टा। फिर आगे गए, आगे कहीं कोई ब्रेक नहीं। तो अल्टीमेटली एरिया का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, अल्फा से लेके डेल्टा तक, ठीक है। अपर कर्व क्या है, इतने पोर्शन के लिए, इतने पोर्शन के लिए अपर कर्व क्या है, हमेशा F1 माइनस F4 टाइम्स dx, प्लस डेल्टा से लेके गामा तक। अपर कर्व अभी भी F1 है, बट लोअर कर्व कितना हो गया, F3 dx, प्लस गामा से लेके बीटा तक इतने पोर्शन में अपर कर्व F2 हो गया एंड लोअर कर्व क्या हो गया, F3 dx। ये कैलकुलेट कर लिया, तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। अब उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला जिसका रूट 1 एंड 3 है, ठीक है। तो ये 1 एंड 3 हो गया। एक्स एक्सिस ये एक दूसरा कर्व आ गया, वाई एक्सिस ये एक तीसरा कर्व आ गया, एंड टेंजेंट टू द कर्व एट 5/2। 5/2 इज 2.5। तो मतलब जो ग्राफ है वो ऐसे, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये मिडिल पॉइंट 2 पे आएगा, 2.5 कहीं यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया। तो क्वेश्चन में कौन कौन सा एरिया पूछा गया है, क्या क्या आना चाहिए, एक तो कर्व आना चाहिए, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड टेंजेंट। तो 4 कर्व हो गए, चारों पिक्चर में आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा एरिया है, ये एरिया नहीं है, क्योंकि इसमें केवल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आया है, टेंजेंट आया नहीं पिक्चर में। तो थोड़ा सा भी इधर उधर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये एरिया आएगा रिक्वायर्ड एरिया, ये ठीक है। यहाँ तक ये एरिया है, इसकी बाउंड्री पे वाई एक्सिस भी है, टेंजेंट भी है, पैराबोला भी है एंड एक्स एक्सिस भी है, ये ठीक है। अब दूसरा केस, टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया, जैसे कोनिक में लिखते हैं t बराबर 0 करके। तो t बराबर 0 करके ये लाइन आ गया फाइनली, ये टेंजेंट है, ठीक। ये वाला एरिया का, ये वाला एरिया के लिए क्या किया कि t बराबर 0 करके टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया। ये कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि अगर x बराबर 5/2 रखोगे तो यू वॉन्ट गेट -3/2, यू गेट -3/4। तो ये तो कैलकुलेशन है, वो कर लेना अपने आप, यहाँ पे कोई एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन कैन बी फाउंड वेरी इजली। अब समझने वाला चीज़ क्या है कि मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लिया मैंने एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट किया, तो एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट किया तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये लेफ्ट मोस्ट बाउंड्री है। राइट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, 5/2। तो उसका मतलब क्या है कि मेरे को 0 से 5/2 तक ही कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। फिर 0 से 5/2 तक जाने में लोअर बाउंड्री कौन सा है कर्व का, हमेशा ये लाइन है, ये चेंज ही नहीं हुआ, सही है। अपर बाउंड्री क्या है कि 1 तक तो ये एक्स एक्सिस है, उसके बाद पैराबोला है। तो उससे मेरे को क्या पता लगा कि ये 1 पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमने लिख लिया 0 से लेके 1 तक अपर का माइनस लोअर का, ये ठीक है, टाइम्स dx। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, यहाँ y रखेंगे तो y बराबर 0 होता है। फिर ऐसी टेंजेंट के लिए ये दिस इज नॉट करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन निकाल के यहाँ पे लिख लिया y, ठीक है। फिर ऐसे ही 1 से लेके 5/2 तक
1 से लेके 5/2 तक, फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व पैराबोला, लोअर कर्व वही टैंजेंट, जैसे रॉन्ग इक्वेशन जो भी लिख लेना, इसको कैलकुलेट कर लिया तो आंसर आ जाएगा। ये ठीक है। नेक्स्ट सेज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। ये ठीक है। अब इसमें वो फंक्शन में जो हमने ग्राफ्स पढ़ाए थे उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगा के ऐसे ग्राफ बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये ठीक है। ये बाउंडेड एरिया निकालना है, दैट यू कैन सी यहाँ पे कि एक्सप्रेशन कैसे लिखा गया है। ठीक है। यू आर सपोज टू पॉज एंड सी व्हाट इज बीइंग रिटन। ठीक है। अब ये बस वही एग्जांपल है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड एक्स एक्सिस। दो क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में क्या है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड वाई एक्सिस। तो साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये ठीक है। कॉस इनवर्स ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो अगर हमने बोला साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, एक्स एक्सिस, तब तो ये वाला एरिया आएगा, ये ठीक है। और अगर हमने बोला साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड वाई एक्सिस, तो फिर ये वाला एरिया आएगा। दोनों अलग अलग एरिया है, ठीक है। वो लिखेंगे कैसे, वो ये लिखा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में ये आ गया, सेकेंड पार्ट में ये आ गया। तो अगेन आई एम पैनिंग थ्रू इट, यू आर सपोज टू पॉज इट एंड देन वॉच और नोट डाउन। ठीक है। ये क्वेश्चन 4 कर लिया। ठीक है, ये भी लिख लेना। देन नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ रीजन। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट क्या है, इक्वालिटी रिप्रेजेंट द कर्व एंड इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट द रीजन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल। सर्कल का मतलब सर्कल की ये बाउंड्री। अब ये जो सर्कल की बाउंड्री है पूरे स्पेस को, पूरे प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक प्लेन के अंदर एक प्लेन के बाहर, सॉरी एक सर्कल के अंदर एक सर्कल के बाहर। तो इक्वल्स टू तो होल्ड करेगा इन पॉइंटों के लिए जो सर्कल के ऊपर है, और जो दो दो रीजन आ रहा है, रीजन 1 एंड रीजन 2, ये ठीक है, सर्कल के अंदर एंड सर्कल के बाहर, उसमें क्या होगा, एक रीजन के लिए लेस देन होल्ड करेगा और दूसरे रीजन के लिए ग्रेटर देन होल्ड करेगा। तो इसमें ये लिखा गया जो इनइक्वालिटी है वो रीजन को रिप्रेजेंट करता है एंड जो इक्वालिटी है वो कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और ये बात अब हर जगह लागू का, जैसे क्वेश्चन में कुछ इस तरह की चीज़ें आए कि एक पॉइंट P है विच इज़ मूविंग सच दैट पी ए इज़ ग्रेटर देन पी बी एंड ए और बी दो गिवन पॉइंट है। तो जब भी ऐसे इनइक्वालिटी लिखाओ तुम क्या करो, इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी लगाया, ये ठीक है। तो अगर मान लें कुछ ऐसे लिखा है पी ए ग्रेटर देन पी बी, तो हमने क्या बोला, इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी लगाया, फिर वहाँ से कर्व आइडेंटिफाई किया कि कौन से कर्व की बात चल रही। तो पी ए बराबर पी बी अगर दो पॉइंट है तो उससे इक्विडिस्टेंट पॉइंट का लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो मतलब अगर बराबर होता तो ये लाइन होता, इनइक्वालिटी है तो इस लाइन के एक तरफ का रीजन हो गया। तो पी ए ग्रेटर देन पी बी बोला है, तो पी ए ज़्यादा है मतलब ए से ज़्यादा दूरी पे है, तो ऑफकोर्स ये वाला रीजन हो गया। पी ए ग्रेटर देन पी बी इधर होगा क्योंकि कोई भी पॉइंट लिया उसका ए से डिस्टेंस ये और बी से ये, तो बी के क्लोजर हो गया। तो पी ए ग्रेटर देन पी बी ये रीजन रिप्रेजेंट करता है, सही है। तो इसी तरीके से अलग अलग आ गया, जैसे एल एक लाइन है और ए एक फिक्स्ड पॉइंट है और पी ए ग्रेटर देन पी एल लिखा है, तो अगेन पी ए बराबर पी एल लिखें तो पी का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम लाइन एल इज इक्वल। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, पैराबोला की। तो पैराबोला कुछ ऐसे आ जाएगा। तो अब अगर मैंने बोला पी ए मतलब ये लाइन एल हो गया, ए फोकस हो गया ऑफकोर्स, ठीक है। आई होप को नहीं पढ़ा होगा। तो पी ए इक्वल्स टू पी एल तो इस पैराबोला के ऊपर आ जाएगा, ये ठीक है। अंदर क्या होगा, जैसे ये वाला पॉइंट है वो ए के पास हो जाएगा, इस लाइन से दूर हो जाएगा, तो अंदर के लिए पी ए विल बी लेस देन पी एल। तो पैराबोला के इस बाहर के लिए पी ए विल बी ग्रेटर देन पी एल। बस हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि पैराबोलिक रीजन आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अंदर का रीजन आएगा, बाहर का रीजन आएगा, ये कैसे जानेंगे, एक तो जैसे अभी हम लॉजिकली कर रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक पॉइंट चेक कर लिया, एक पॉइंट चेक कर लिया तो पता लग जाएगा कि अगर मान लिया बाहर वाले पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए पी ए ग्रेटर देन पी एल है, तो बाहर के सारे पॉइंट के लिए पी ए ग्रेटर देन पी एल होगा, ठीक है। ओके,
अब ये क्वेश्चंस हो गए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से इफ ए पॉइंट पी सेटिस्फाई दिस, ये ठीक है, एंड दिस, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन विद इन विच इट कैन मूव, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर ए, ये ठीक है। ये अगर हमने ड्रॉ किया तो ये फंक्शन में कराया जा चुका है कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर ए, ये एक स्क्वायर आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से बना सकते हैं, उसके लिए फिर अगर यू आर नॉट कंफर्टेबल तो फिर तुम्हें फंक्शंस के जो इनिशियल वीडियोस हैं वो देखने चाहिए, ठीक है। ये तो क्या हो गया, इक्वल्स टू के लिए इसकी बाउंड्री पाएगा, लेस देन के लिए इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन है तो उसके बाहर। तो मतलब ये जो रीज़न है वो इस स्क्वायर के बाहर का रीज़न है। ऐसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये सर्कल होता तो इक्वल्स टू इस सर्कल के ऊपर हो गया, लेस देन इस सर्कल के अंदर हो गया, तो ये दोनों मिला के क्या बोलेगा, इस स्क्वायर के बाहर एंड सर्कल के अंदर, तो वो ये यहाँ पे शो कर रखा है, ये वाला रीज़न हो गया, ठीक है। अच्छा, एरिया में अगर जैसे मान लिया सर्कल आ जाए, ट्रेपेजियम आ जाए, ट्राइंगल आ जाए, इनका एरिया अगर हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं तो हमें वो प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। मतलब जैसे सर्कल आ जाए तो उसका एरिया तो हम इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं और ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस पोर्शन का एरिया चाहिए। तो अगर ज्योमेट्री से निकालना पॉसिबल है तो ज्योमेट्री से निकाला, उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया ये रीज़न, जैसे मॉड एक्स प्लस वाई, मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको तो हम सिंपल इनइक्वालिटीज है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करो, ये एक्स प्लस वाई बराबर 1 लिख लिया, वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ऐसे यहाँ से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 लिख लिया, वो दूसरा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो अगर इनइक्वालिटी लगाए तो मतलब एक्स प्लस वाई लेस देन 1, तो ये वाली लाइन आ गई, और 1 वाली -1 वाली ये लाइन आ गई, तो इसके बीच में होने का मतलब क्या है कि ये पूरा रीज़न आ गया। फिर ऐसे ये जो लिखा है इसकी वजह से ये दो लाइन आ जाएगा, उसकी वजह से इन दोनों लाइनों के बीच का रीज़न आ गया, तो इन दोनों इनइक्वालिटी ने मिलके क्या बनाया, ये वापस वो ये वाला स्क्वायर बन गया, ठीक है। तीसरा ये सर्किल है, 4 को अगर उधर ले जाएं तो दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, तो ये हाफ रेडियस का एक सर्कल आ गया, तो ये सर्कल के बाहर का रीज़न, तो उससे फिर ये आ गया। तो ये जो सर्कल के बाहर और स्क्वायर के अंदर का रीज़न है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया निकाल दिया, ठीक है। अब ये पढ़ सकते हो, ठीक है। नोट कर लिए चारों क्वेश्चन, सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे होगा। ठीक है, जैसे y, एक मिनट, क्या था यहाँ पे, y ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। इसके लिए हमने पहले क्या किया कि y ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स था, तो हम लिखा वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ठीक है। वो ये पूरा पैराबोला आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स क्या आएगा, ये अपर वाला पैराबोला, ठीक है। और अगर हमने रूट एक्स यूज़ किया है तो एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, उस मतलब उसका मतलब क्या है कि वाई एक्सिस के लेफ्ट में नहीं जाएंगे। अब वाई ग्रेटर देन बोला है, तो अगर इक्वल्स टू होता तब तो इस पार्ट ऑफ द पैराबोला पे होता, अगर ग्रेटर देन बोला है तो मतलब वाई बड़ा होना चाहिए, तो वाई बड़ा तो इधर होगा, तो मतलब ये पूरा रीज़न आ गया इस इनइक्वालिटी की वजह से। फिर दूसरा एक सर्कल दे रखा है उसके अंदर, तो उसकी वजह से ये वाला कॉमन रीज़न आ गया, ठीक है। अब इसको एक्स एक्सिस पे हमने इंटीग्रेट कर लिया, पॉइंट आउट सेक्शन निकाल लिया पहले दोनों को सॉल्व करके, वो यहाँ से कितना आ गया, एक्स बराबर 1 एंड -2, ठीक है। तो क्लियरली ये 1 ही होगा, तो 0 से लेके 1 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व किया तो सर्कल माइनस पैराबोला आ जाएगा, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, वही आ गया, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें सर्कल्स आ रहे थे, तो वो ज्योमेट्री से ये पढ़ सकते हो अपने आप सोल्यूशन।
ठीक है, इसमें मतलब ये सब का ड्रॉ कैसे होगा, उसके लिए हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए अच्छी तरह। और ग्राफ कहाँ पे पढ़ाया गया था, फंक्शन में, एंड दूसरा फिर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में, कर्व स्केचिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन चलो सॉल्व कर लिया। इन ए ट्राइंगल ए बी सी वर्टेक्स ए इज ऑरिजिन, ठीक है, ए इज ऑरिजिन, बी इज 8,0, ये हो गया, सी इज 4, ये हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या क्या था, 1.0 हो गया, एक ये हो गया 8,0, तीसरा ये 4,4/√3। तो इसके कोऑर्डिनेट से दो चीज़ पता लगा, एक तो कि जो 4 है वो 8 का हाफ है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर को ड्रॉप करूँ तो वो मिड पॉइंट पर आगे गिरेगा, उसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया। दूसरा, इस लाइन का जो स्लोप है वो y-0/x-0 आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्मूले से, तो मतलब y/x आ जाएगा। तो 4/√3 y/x कितना हो गया, 1/√3। ठीक है, 1/√3 का मतलब क्या है कि ये पूरा एंगल 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बोल क्या रहा है। ओके, नाउ पॉइंट P मूव्स इनसाइड D नहीं है, ट्राइंगल, such that it is always closer to AB than to AC और BC। मतलब एक पॉइंट P हमने लिया जिसका AC एंड AB में से AB के क्लोजर है। अब AB और AC क्या है, दो लाइन से, तो दो लाइन से मान लिया, ऐसे दो लाइन लिखा है L1 एंड L2, इनसे इक्विडिस्टेंट पॉइंट का लोकस एंगुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि AB और AC से इक्विडिस्टेंट है तो एंगुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। बट अगर हम बोलेंगे AB के क्लोजर है तो एंगुलर बाइसेक्टर के एक तरफ का रीजन हो गया जो AB के क्लोजर है। ठीक है, तो केवल AB और AC की तरफ से देखा तो ऐसे आ गया CAB, AB ये लाइन हो गया, AC ये लाइन हो गया। ठीक है, इन अगर AB और AC के इक्विडिस्टेंट होता तो इस लाइन पे कहीं होता, एंगुलर बाइसेक्टर पे। बट अगर उसने बोला AB के क्लोजर तो उसका मतलब क्या है कि इस रीजन में कहीं पे भी हो सकता है। अच्छा, ट्राइंगल के अंदर बोला है शुरू में, तो उसका मतलब क्या है कि ये बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर ही रहना चाहिए। ये तो पहला चीज़ हो गया। फिर दूसरा कि ए बी और बी सी में ए बी के क्लोजर है, तो बी सी ये लाइन हो गया, ए बी ये लाइन हो गया, तो फिर ये एंगुलर बाइसेक्टर आ गया। तो अगर ए बी के क्लोजर है तो इस पूरे रीजन में कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अब दोनों चीज़ होल्ड करने के लिए इस ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए, तभी दोनों इनइक्वालिटी एक साथ होल्ड करेगा। तो इफेक्टिवली उसने क्या बोला, देन फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इन विच पी कैन मूव। तो इफेक्टिवली मेरे को इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। ये ट्राइंगल है क्या, एक तो सिमेट्री से, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ए और बी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन सिमेट्रिक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए ये वाला, ये इसी लाइन पे लाई करना चाहिए। सिमेट्री का मतलब ये पहला चीज़ ये होगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ये लाइन क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर, पूरा एंगल ये 30 डिग्री था, तो ये आधा एंगल कितना हो गया, 15 डिग्री। तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन वगैरह किया ही नहीं हमने, तो ऐसे ज्योमेट्री से निकल आएगा। ये एरिया कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ये एरिया, ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ बेस, तो ये डिस्टेंस 4 है, इनटू ऑल्टीट्यूड, ये जो डिस्टेंस है वो इस ट्राइंगल से, ठीक है, इस ट्राइंगल से 15 डिग्री एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 10 15 डिग्री। सही है, तो आंसर आ गया बस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, और पढ़ लेना अपने आप। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, पहले जेई में आ चुका है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, आई एम पैनिंग थ्रू इट, तो तुम पॉज करके पढ़ लेना इसको।